जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एग्जाम से पहले इन सभी वीडियो को, यानी कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं उन सभी को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से तो आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। एग्जैक्ट जो है ए टू जेड आपका कॉपी पेस्ट जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में होगा। इसलिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा, हम लोगों की टीम के द्वारा जो है आप लोगों के लिए जो है ब्रह्मास्त्र जो है सीरीज लेकर आए हुए हैं। अगर आप उस सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया नहीं लगेगा। लगातार आप लोगों को वीडियो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस जो है होगी, उसमें जो भी वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, जो भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताया जाएगा, उसको अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके हाथ में जो है आपकी बोर्ड एग्जाम की जो मार्क्स है, आपकी जो आपने टारगेट रखा है, वो टारगेट आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो बशर्ते आप लोगों को क्या करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको जो है लाइव सेशन को देखना है, ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो है आप लोगों को जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो सबसे पहला जो प्रश्न आप देखें यहाँ पे क्या दिया है, पहला जो प्रश्न आप देख सकते हैं क्या दिया है, कहता है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है बच्चों? रूसो ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम कॉपी में इसको उतार लीजिए ताकि आपको बाद में रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया गया कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया है बच्चों? किसने किया है? मैजीनी ने किया। किसने किया? मैजीनी ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न आप देखिए क्या दिया गया है, तीसरा नंबर सवाल दिया गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाती है। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन किसका है? तो बताइए, यह कथन किसका दिया गया है? यह कथन जो है मैटरनिक ने दिया है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका सही आंसर होगा। ये जो है ना सब्जेक्टिव में जो है आपका 2 नंबर वाले में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुआ है? तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो देखिए बच्चों, ये काफी बीबीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो वो जो है फ्रांस के जो है सम्राट था। ठीक है, क्या रखेंगे? फ्रांस का सम्राट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं, छठा नंबर क्या दिया गया है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय जो है किसका शासन था। यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय जो है जो शासक था वो कौन से राजा थे। ठीक है, तो यहाँ पे राजा का पूछा गया, राजा के बारे में पूछा गया कि वह कौन सा जो है शासक था। तो कौन सा शासक था बच्चों? तो वो था लुईस 16वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया गया कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि जोसेफ मैतेस्नी का जन्म कब हुआ। तो देखिए, जोसेफ मैतेस्नी का जन्म कब हुआ है बच्चों? आप लोगों को पहले से पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1807 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1807 ईस्वी। तो 1807 ईस्वी कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बीबीआई है, रिपीटेड है। सवाल देखिए क्या है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बताइए इसका लेखक कौन था बच्चों? तो इसका लेखक कौन था बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सी जो है सही आंसर होगा, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, याद रखेंगे मॉन्टेस्क्यू इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है इसका राइट व सटीक आंसर होगा। चलिए अच्छा से इसको नोट करते जाइएगा, आप लोग इसको अच्छे से जो है ना उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे सवाल आपकी बोर्ड की परीक्षा के रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट है, बीबीआई इसी में से आपके सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 10वां नंबर, कहता है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर जो है कब बना था बच्चों? ये बताओ, कॉमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1862 ईस्वी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से आप लोग को टिक लगा लीजिएगा। 1862 ईस्वी को है ना, 1862 ईस्वी को जो है
बिस्मार्क जो है चांसलर जो है बना था कहाँ के, जर्मनी के। ठीक है, 1862 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, क्या क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है प्रसा का युद्ध कब हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है प्रसा का युद्ध कब हुआ है, तो 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही वहां सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखें, यहाँ पे 12वां नंबर सवाल दिया गया है कि प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है, प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा जो है युद्ध विराम हुआ। तो यानी किस संधि के द्वारा जो है युद्ध को जो है विराम यानी स्थगन कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस का संधि। याद रखेंगे पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही वहां सटीक आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल देखिए दिया गया है 13 नंबर, कहता है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। देखिए सब्जेक्टिव में भी आपके मॉडल पेपर में पूछा गया था, इटली का एकीकरण किसे का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं, जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करिए। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए सवाल क्या था, सवाल यह है कि इटली का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1871 ईस्वी। ठीक है, 1871 ईस्वी को पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। याद रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर क्या कहता है बच्चों, कहता है कि गौरीबोल्डी, याद रखेंगे गौरीबोल्डी से रिलेटेड आपके सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जाएंगे। देखिए सवाल यह है कि गौरीबोल्डी कहाँ का निवासी था, बताइए गौरीबोल्डी जो है कहाँ का निवासी था बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे ये बताओ। गौरीबोल्डी जो है इसका जो है कहाँ के थे, तो ये था सार्डिनियम। याद रखेंगे सार्डिनिया, ये सार्डिनिया हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सार्डिनिया। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है 16वां नंबर, कहता है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष जो है लागू की गई। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा जो है आचार संहिता जो लागू किया गया वो जो है कब लागू किया गया बच्चों। तो इसका याद रखिएगा कब लागू किया गया, आप ये बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, एकदम फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब ये बताओ। देखिए ये दोनों तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। अब ये बताओ 1815 ईस्वी में हुआ है या 1804 ईस्वी में, आप फटाफट कमेंट करके बताओ, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। देखिए आप लोगों का जो सही और सटीक आंसर क्या होगा, ये बताओ बच्चों, सही और सटीक आंसर क्या होगा ये बताओ। 1815 ईस्वी, हाँ 1815 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि मसीले किस देश की जो है राष्ट्रभक्ति का गीत है। तो भाई किस देश की जो है राष्ट्रभक्ति का गीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कहता है कि वह राज्य जहां की राजनीति सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, बताइए बच्चों उसे क्या कहा जाता है। आप फटाफट कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये सारे सवाल आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जी हाँ, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये सारे सवाल आप लोगों को करवाया हुआ है, बताया हुआ है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा कल्याणकारी राज्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है, कहता है कि किस अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्पनादर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पनादर्शी। कहाँ है कल्पनादर्शी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कहते हैं ना बाबा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, रूपक कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, किसी अमूर्त भावना। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रूपक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट व सटीक आंसर होगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए 20वां नंबर क्या दिया गया है कि टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूरज आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं। ये सभी प्रतीक क्या कहलाते हैं बच्चों, ये सभी प्रतीक जो क्या कहलाते हैं, रूपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूपक कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर दिया गया है कि कैरोल कुरपिस्की कौन था। तो कैरोल कुरपिस्की कौन था या कैरोल कौन था बताइए। तो ये था कौन, इटली के राष्ट्रवादी थे। याद रखें इटली राष्ट्रवादी थे। कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इटली राष्ट्रवादी। ठीक है, अगला सवाल देखिए दिया गया है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का जो है प्रतीक है। तो किस बात का प्रतीक है, तो यह जो है न्याय का प्रतीक है। याद रखेंगे, आपने देखा होगा, आप फिल्मों में देखे होंगे या आप जो है कोर्ट में देखेंगे, कचहरी में देखे होंगे कि एक महिला जो है आंखों
आंखों में पट्टी लिए हुए जो है तराजू में जो है ऐसे हाथ में तराजू लेकर जो है खड़ी रहती है, स्टैचू रहता है छोटा सा, तो वो जो है कहाँ पर रहता है, कोर्ट कचहरी में ना, तो वहाँ किसके लिए जो है वो कहाँ पे होती है, किसके लिए जो है संबोधित करता है, किसका प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 23 नंबर यहाँ पे सवाल देखिए, ये VVI रिपीटेड सवाल है। कहता है कि बुर्बो राजवंश का जो है शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का शासन जो है किस देश में था बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, यही ना होगा जी। तो चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर फ्रांस ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए बच्चों, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सारे सवाल है, इसका सही सवाल क्या होगा, ये फ्रांस हो जाएंगे, फ्रांस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया कि किस संधि के द्वारा जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता मिली। तो किस देखिए यहाँ पे कहता है किस संधि के द्वारा यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता मिली है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही सटीक आंसर क्या होगा बच्चों। देखिए पहला दिया है कुस्तुनतुनिया की, दूसरा दिया है वर्साय की, और तीसरा दिया है एक्ट ऑफ यूनियन, और यह चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की, याद रखें कुस्तुनतुनिया, ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि देखिए क्या दिया है, फ्रेडरिक सायरू कौन था। तो फ्रेडरिक सायरू कौन था, तो बताइए फ्रेडरिक सायरू था फ्रांसीसी क्रांतिकारी ना, फ्रांसीसी चित्रकार की, फ्रांसीसी क्रांतिकारी नहीं फ्रांसीसी चित्रकार थे। तो फ्रांसीसी चित्रकार कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आप देख सकते दिया गया है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम क्या कहते हैं, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है कि मेरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो मेरियान जो है किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो बच्चों फ्रांस की। ठीक है, याद रखेंगे फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वियना की संधि कब हुई। तो वियना की संधि कब हुई है, वियना की संधि बताओ। वियना की संधि 1815 हुई में, ठीक है 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई है। तो 1815 कहां है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न देखिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सवाल आपके बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है पूछे जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये सारे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में टच होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए रिविजन आप लोग को हर हाल में कर लेना है। ठीक है, आप रिविजन नहीं करोगे तो कैसे बनाओगे, तो रिविजन हर हाल में आपको करना है। सब्जेक्टिव को भी देखेंगे, पहले इसको ऑब्जेक्टिव जो है जो भी आपका 33-35 लेकर आए हैं उसको आप लोग देख लेना, उसमें से आपका 30 तो कंफर्म आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ है। तो वियना सम्मेलन का आयोजन जो है किस वर्ष हुआ है बच्चों बताइए। तो वियना सम्मेलन का आयोजन जो है कब हुआ है, वियना सम्मेलन का आयोजन जो है 1815 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 1815 ईस्वी। तो 1815 कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि देखिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है नियुक्त किया। तो देखिए ये जो है काउंट काबूर को जो है विक्टर एमुनल ने किस पद पर जो है ये नियुक्त किया था, किस पद पर बताइए, किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। तो प्रधानमंत्री कहां है, ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका आंसर हो जाएगा सटीक आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है, कहता है कि जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, मरियान हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मरियान। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसे जो है एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था। किसे कहा गया था, किंग जॉर्ज सेकंड, याद रखेंगे किंग जॉर्ज सेकंड को जो है घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल ये कहता है कि जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका किसकी थी। तो बताइए किसकी थी बच्चों, तो आपको याद रखना है ऑटोमान बिस्मार्क, याद रखें ऑटोमान बिस्मार्क। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा ऑटोमान बिस्मार्क। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नांकित में से किस देश को जो है सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। तो ये बताओ बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा ना। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इटली होगा ना, या बताओ कमेंट करके। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा, इटली हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल दिया गया कि इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया। तो बताइए इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने किया था, कामिलो दे काबूर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता मिली, कब जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता मिली है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 1842 ईस्वी। तो 1842 ईस्वी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बताइए कहाँ के चांसलर थे। तो बच्चों ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के हो जाएंगे, प्रसा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि फ्रेडरिक सायरू का विषय क्या था। फ्रेडरिक सायरू का विषय क्या था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि 1871 के बाद यूरोप में जो है राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो यूरोप में जो है राष्ट्रवादी तनाव जो हुआ, तनाव जो पनपा, तो इसमें जो गंभीर जो स्रोत था वो कहाँ, वो कौन सा था। तो बताइए इसका जो है था जर्मनी क्षेत्र। याद रखेंगे जर्मनी क्षेत्र था। तो ऑप्शन जो है ना ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया, टोटल जो आपको 39 बताए हैं, इसी में से आपके सारे जो है सवाल पूछे जाएंगे। ये आपका जो चैप्टर से है उससे आपको इसको रिवीजन कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसको भी आप लोग बारीकी से समझे, उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है कहता है कि प्रश्न कहता है कि रूढ़िवादी कौन थे। तो बताइए रूढ़िवादी कौन थे। तो बच्चों आपको याद रखना है, उत्तर देना है कि वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और सत्ता को स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। वे सभी क्या थे, रूढ़िवादी थे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, कहता है कि प्रश्न ये कहता है कि जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। तो जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं, तो उसका उत्तर इस प्रकार देना है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वे क्या होते हैं, जनमत संग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न दिया गया है बच्चों कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आपका उत्तर इस प्रकार होना चाहिए कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। जो आगे लिख देना है कि यहाँ पे कहता है कि हम क्या लिखें यहाँ पे कि निरंकुश सरकार जो है कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारी होती थी। ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न ये कहता है कि कल्पनादर्श यानी यूटोपिया क्या है। तो यूटोपिया से आप क्या समझते हैं, सवाल आपकी प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो बच्चों आपको याद रखना है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसकी सरकार होना तब तक लगभग असंभव होता है। ठीक है, तो उसकी सरकार होना तब लगभग असंभव होता है, उसी को हम लोग कल्पनादर्शी यानी यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि ओटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है। ओटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है बच्चों, ये बताओ। तो इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि ओटोमन साम्राज्य अर्थात जो है उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था। इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया और यूरोप के कुछ देश आते थे। इसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। ठीक है, आगे लिखना है कि मोहम्मद द्वितीय द्वारा जो है 1493 में कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद वह एक जो है साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पराजित होने के बाद यानी हार जाने के बाद जो है इसका विभाजन कर इस पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको लिख देना है ओटोमन साम्राज्य के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। बच्चों ये सारे सवाल आपके लिए VVI है, ये सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि राष्ट्रवाद जो है किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यता आदि से जो है जुड़े हुए महसूस करती है
तो राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो उदारवाद से आप क्या समझते हैं, उदारवाद शब्द जो है लातिन भाषा लीबर, याद रखेंगे, लातिन भाषा याद रखेंगे। उदारवाद का क्या है कि उदारवाद जो शब्द है ना वो लातिन भाषा नोट कर लीजिए, लातिन भाषा लीबर शब्द से जो है निकला है, जिसका अर्थ होता है आजाद। जिसका अर्थ क्या होता है, आजाद होता है। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की संपत्ति तथा संविधान एवं संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये जो है उदारवादी होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। बहुत ही जबरदस्त सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो याद उत्तर आपको देना है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का जो है पहला सम्राट जो है घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपको जो है इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, क्या आंसर क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए, इसको आप लोग उतार लेना। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो लघु या दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखें, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए सवाल क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रश्न ये कहता है कि क्वेश्चन ये दिया गया है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, ये कहता है कि इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। इटली एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त वर्णन करें। तो पहला यहाँ पे देखिए, इसको जो उत्तर इस प्रकार देना है कि इटली एकीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो इस प्रकार इसमें जो है 4 से 5 पॉइंट आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में उत्तर देना है कि इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यह पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देना है कि युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी शासन विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर थी। इसका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देना है कि मंत्री प्रमुख कावूर जिसने जो है इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, ये हो गया। और अगला पॉइंट आपको देना है कि काबुल ने फ्रांस के सार्दिनिया, ठीक है, सार्दिनिया पिडमांट, याद रखेंगे, सार्दिनिया पिडमांट की एक चतुर जो है कूटनीतिक संधि की। फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलिया वालों को हराने में कामयाब हुआ। ये आपका जो है अगला पॉइंट है। और आगे जो है अगला पॉइंट में बताना है कि देखिए यहाँ पे जूसेपे, ठीक है, याद रखेंगे, कहाँ है, पेंसिल ले लेता हूं, यहाँ पे आगे लिखना है जूसेपे गॉरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में जो है सशस्त्र के स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। और अगला पॉइंट देना है कि 1860 में वे दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों के राज्य पर कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासन को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन मिला। इस प्रकार से जो है इसका उत्तर आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न देखे बच्चों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न ये कहता है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया, किन्हीं 3 का उल्लेख करना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है अपने शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए उसका संक्षेप में आपको बता देना है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार लिखना है कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 से लेकर 1815 तक जो है जहां कहीं भी फ्रांसीसी सीन गई, उन्होंने जो है राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने में जो है हॉल्ड बेंजिलियम, याद रखेंगे, हॉलैंड, यहाँ पे देखिए कुछ देश का नाम है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फैलाने में जो है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी आदि शामिल थे। नेपोलियन ने अनेक प्रशासनिक सुधार किया जो अपने देश फ्रांस में कर चुका था। यह सब जो है उसने जो है प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और उसमें जो है कुशलता पाने में जो है, यानी कि उसकी जो कुशलता पूर्वक जो था, ये तो सुधार किसने किया, ये सारे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है उसमें कुशलता लाने के लिए किया। यह
उसका जो यह सुधार है वो 1804 को जो है सिविल कोड के नाम से भी प्रसिद्ध है। कई इतिहासकार इस कानून संहिता को जो है नेपोलियन कोड के नाम से भी पुकारते हैं। नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित इस प्रकार है। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको जो है बताने हैं। पहला पॉइंट आपको यह बताना है कि जन्म पर आधारित जो है विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को लागू किया गया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यह बताना है कि संपत्ति के आधार पर, जो संपत्ति है उसके आधार पर जो है संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा पॉइंट देना है कि प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया गया, संपत्ति व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को जो है भूदास और जागीरदारों के शुल्कों से जो है बचाया गया, मुक्ति दिलाई गई। ये जो है 3-4 पॉइंट आपको उत्तर लिखना है और आगे आपको लिखना है कि शहरों में भी कार्यक्रमों के श्रेणी सांडों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। ये आपका जो है आपका बोनापार्ट के द्वारा जो है बदलाव किए गए। और आगे पॉइंट लिख देना कि यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया था। अगला पॉइंट लिखना है किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगला पॉइंट बताना है कि मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। ठीक है। और अगला पॉइंट बताना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियतें दी गई है। ठीक है, ये अगला पॉइंट हो गया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट बीबीआई सवाल है। कहता है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही या महिलाओं की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या रही है, बताइए। तो देखिए इसका जो है ना पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देना है। पहला उत्तर ये देना है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में सारे संसार में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरा पॉइंट बताना है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया। फिर भी उत्तरवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा बना रहा है। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट देना है कि महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार जो है शुरू किया, राजनीतिक बैठकों में जो है भाग लेने का प्रारंभ किया। और अगला पॉइंट और चौथा पॉइंट बताना है कि प्रमाण यह हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक तथा जो है राजनीतिक अधिकारों का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये पारित हुआ। तो इसको आप लोग जो है 4 पॉइंट में उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लें। सवाल ये कहता है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर देना है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का जो है कारण जो है वो इस प्रकार है। पहला कारण ये बताना है कि बाल्कन प्रदेशों में अनेक जो है जातीय समूह जो है निवास करते थे। ठीक है, ये हो गया। और आगे आपको जो है पॉइंट बताना है कि बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो अपने पतन के कारागार पे था, यानी कि जो है अपने पतन के अंतिम क्षण में था या कारागार पे था। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइए। आगे आपको पॉइंट बताना है बच्चों, आगे पॉइंट बताना है कि बाल्कन के जातीय समूह की जो है उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए, अतः यह जो है सभी जातीय समूह राष्ट्रीय राज्य की मांग करने लगे। अगला पॉइंट आपको देना है कि बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो इलाका हथियाना चाहते थे, एकदम हासिल करना चाहते थे। ठीक है, और आगे आपको पॉइंट बताना है बच्चों कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में जो है अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है सारे जो है इस वीडियो की मदद से मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दिए हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बताए हैं उसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिए। साथ ही जो भी मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव बताए हैं तो उसको क्या करना है, एग्जाम से पहले आप लोग को तैयार कर लेना है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बच्चों आप लोग 100% श्योर हो जाइए, 110% श्योर हो जाइए कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसी प्रकार से लगातार जो है वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी एक बार जो है प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।